नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक क्या सरकार ने लगा दिया, या मास्टर स्ट्रोक लगाने का मौका क्या विपक्ष के पास आ गया? हालात ऐसे क्यों चले हैं, सब पर बात होगी, लेकिन इन सब से इतर सबसे पहले तो उन 8 तस्वीरों को देख लीजिए जिसके जरिए समझ पाएंगे कि देश का राजनीतिक मिजाज कहता क्या है। पहली तस्वीर बता रही है कैश का संकट देश में है। सरकार कहती है कैश है, तो फिर एटीएम में क्यों नहीं है? जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है। दूसरी तस्वीर, उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर, इन्हें 17 मई को संसदीय समिति के सामने पेश होना है, बुलाया गया है। बताइए जनाब, क्या क्या मुश्किल है और यह मुश्किल क्यों है, इन्हें बुला लिया गया है। तीसरी तस्वीर, मोदी को चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी। 15 मिनट बोलने का मौका दें पार्लियामेंट में, लेकिन बोलने नहीं देना चाहते। हम तो हर एक मुद्दे को उठाएंगे और उसके बाद देखिए क्या स्थिति होगी। अंदाज कड़क हो चला है। और चौथी तस्वीर है चुप्पी पर सवाल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाया है ये कहते हुए कि जिस तरीके से कठुआ में जो कुछ हुआ उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी सही नहीं है, यानी जो लगातार बड़ाई कर रहा था इस रूप में आ गया। लेकिन पांचवी तस्वीर, मॉर्गन स्टैनली जो कि आर्थिक मिजाज को पूरी दुनिया को बताते रहते हैं, भारत के 2019 के चुनाव को लेकर कह रहे हैं कमजोर गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन कमजोर तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता 2019 के बाद खत्म होगी? एक सवाल है जो उसमें उठ रहा है। लोकपाल की उम्मीद जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। लगातार जिक्र हो रहा है, 4 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है लोकपाल बनना चाहिए। अब पहली बार उम्मीद लग रहा है कि सरकार शायद मान जाएगी। केंद्र का झटका है केजरीवाल सरकार के लिए। 9 सलाहकार थे, उन्हें हटा दिया गया। केंद्र ने कहा इनको हटाइए, नहीं चलेगा काम। और कपाट खुलेंगे चारों धाम के। तो राजनीति और देश का जो मिजाज है उसमें लगता है कि इस बार तीर्थयात्रियों की तादाद बढ़ जाएगी। कल से कपाट खुल रहे हैं। एक तस्वीर छूट गई, हमको लगता है आपको बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जो तुरंत खबर आई। रिशफल करने की तैयारी है। गठबंधन खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सबको सत्ता चाहिए और सत्ता के आस रही तो सब कुछ चलता है। तो आइए जरा टटोल लेते हैं। अर्थ संकट आज हम आपको दिखा रहे हैं। अर्थ यानी पूंजी, पैसा, रुपया, उसी का संकट है। और यह संकट क्यों आन पड़ा, किस रूप में आन पड़ा? कई सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि 1.5 बरस पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। आज सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज आपको हम बताने वाले हैं। इस अर्थ संकट का मतलब और मायने होता क्या है। पहली रिपोर्ट देख लीजिए। देश में लग रहा है फिर से कतार, फिर से एटीएम के सामने की स्थिति, फिर से पैसे का संकट। अपना ही पैसा है। हम किस विकसित देश की दिशा में बढ़ने जा रहे हैं? हमारा पैसा खुद ही को लेकर संकट में लोग, टेंशन में लोग। देश इस मिजाज को क्यों जी रहा है बार बार? फिर भी देखिए, ये रिपोर्ट हमें बतानी पड़ेगी। यही कुछ है आज सड़क पर। मदर को हॉस्पिटल लेके जाना है, कैश निकालने है, कोई पैसा नहीं। 10 एटीएम में घूम चुके हैं लेकिन नहीं मिला। 15,000 स्कूल फी देना है, 15,000 रुपये। किसी भी एटीएम में 1 भी रुपया नहीं निकल रहा है। दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे एक शादी में सम्मिलित होने के लिए। कैश की बहुत प्रॉब्लम है सर, कैश नहीं निकल पा रहे। यहाँ पे एटीएम सिर्फ नाम के लिए। कम से कम 20-25 एटीएम हम लोग घूम चुके हैं और सब जगह कैश खाली है। इतना परेशान हुआ, सारे बच्ची अस्पताल में एडमिट है। सबसे परेशान हूँ मैं, बेटी के वो एडमिशन के लिए फीस देने हैं स्कूल में। तो क्या नोटबंदी के करीब 1.5 बरस बाद अचानक देश में ऐसे नकदी संकट आन पड़ा जिससे निपटने में सरकार नाकाम साबित हो रही है? क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह अलग अलग राज्यों से कैश संकट की खबरें आ रही हैं, उसने धीरे धीरे तमाम राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नोटबंदी के तकरीबन 1.5 साल बाद अब नकदबंदी आ गई है। एटीएम में पैसे नहीं है। हम भोपाल के मनीषा मार्केट के एटीएम पे खड़े हुए हैं। और गुजरात के सूरत में इस समय हम मौजूद हैं। आप जो संदेश है देख सकते हैं, टेम्परेली अनेबल टू डिस्पेंस कैश। बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीर सामने आ रही है कि एटीएम मशीनों में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। इस संकट का असर कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रहा है। और बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक के कई एटीएम हैं जो खाली हो चुके हैं। तो ये टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। लोग परेशान हैं, एटीएम धीरे धीरे सूख रहे हैं। नोटबंदी के दौर का अनुभव डराने लगा है। लिहाजा जिसे मौका मिल रहा है वो कैश हथेली में ले लेना चाहता है। ये फिर आ गया है 2 साल बाद नोटबंदी जैसी परिस्थितियाँ। लोग कतार पर लगे हुए हैं। हमारे अकाउंट में पैसा मिनिमम बैलेंस से कम रहेगा तो पैसा काट लेती है। उनके एटीएम में पैसा नहीं तो उसका भी उनको हर्जाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो नोटबंदी के दौर के कड़वे अनुभव से लोगों का डरा हुआ मन अब नए तरीके से डर रहा है। लेकिन सवाल तो वर्तमान संकट का है। और सवाल यह है कि जब देश में इस वक्त नोटबंदी के वक्त से ज्यादा नकद मौजूद है तो फिर कैश का संकट है क्या? गौर कीजिए, 4 नवंबर 2017 को बाजार में
17,97,000 करोड़ रुपया कैश मौजूद था, जबकि 6 अप्रैल 2018 को 18,42,000 करोड़ रुपया कैश बाजार में था। यानी कैश का संकट जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त बाजार में पर्याप्त नकदी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कैश के सूखे के हालात बनने लगे हैं। दरअसल बैंकों के बढ़ते एनपीए ने उनकी साख को बड़ा झटका दिया है और इस एनपीए से उबरने के लिए ग्राहकों के खातों में जमा रकम के इस्तेमाल की खबर ने लोगों को डरा दिया है। दरअसल बैंकों को घाटे से उबारने के लिए फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी FRDI बिल लाने को भले सरकार ने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, लेकिन इस बिल में प्रावधान है कि बैंकों के वित्तीय संकट में फंसने पर इसे जमाकर्ता के धन से उबारा जाएगा। इसके अलावा पिछले बरस मई में 2000 के नए नोट छापना बंद कर दिया गया था, जबकि 2000 के नोट लगातार बाजार से गायब होने की खबरें भी आ रही हैं। RBI ने जितने 2000 के नए नोट जारी किए, उनमें से 30% से ज्यादा अभी तक बाजार या बैंक में लौट कर नहीं आए हैं। आपको लग रहा है कुछ कालाबाजारी हो रही, कुछ लोग दबा के रख रहे हैं मुख्यमंत्री? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग अपने पास भी रख रहे हैं, सेफ कीपिंग के लिए भी रख रहे हैं, कुछ अदरवाइज भी रख रहे हैं। तो क्या काला धन फिर जमा हो रहा है? ये आशंका तो है। वैसे वर्तमान कैश संकट की दूसरी वजह भी है। मसलन नोटबंदी के बाद नए एटीएम नहीं खुले, अलबत्ता कुछ बंद ही हो गए। शादी का भी मौसम आया, डिजिटल पेमेंट का उत्साह पहले जैसे रहा नहीं। कैशलेस इंडिया हो गया है और इसके मुहिम में मेरा पटना भी कैशलेस हो गया है। अभी सरकार बोलती थी कि आपका एटीएम बना हो रहेगा, कैशलेस रहेगी दुनिया, अब तो यहाँ पे खुद एटीएम है, कैशलेस हो गई। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार पर भरोसा कम हुआ है। ये अलग बात है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली बीमारी के बीच ट्वीट कर हालात सामान्य होने की बात कह रहे हैं, तो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे हैं अभी भी हमारे पास काफी एडिक्वेट क्वांटिटी में करेंसी है रिजर्व में। 2,500 करोड़ रुपए के नोट हम एक दिन में प्रिंट कर लेंगे। बावजूद इसके लोगों का भरोसा कायम हो नहीं पा रहा और कैश संकट को लेकर वो सड़क पर उतरने से हिचक भी नहीं रहे, तो मतलब साफ है सरकार की साख कटघरे में है और अब सोचना भी सरकार को ही होगा, गलती हुई कहाँ। सोचना तो होगा क्योंकि रिजर्व बैंक के आंकड़े ही ये बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं लोग पैसा निकाल ज्यादा रहे हैं, डालते कम है। नोटबंदी से पहले और बाद का अंतर लगभग 6 से 7% तक का हो गया है, निकालने में भी डालने में भी। लेकिन आइए, मसला इतना पर नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं टूट रहा है, खत्म हो रहा है इस बैंकिंग सर्विस को लेकर? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? बैंकिंग सर्विस पर भरोसा खत्म हो रहा है। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? रिपोर्ट देखिए, कुछ समझ आएगा। ये आंकड़े रिजर्व बैंक के हैं जो बताते हैं कि देश के 21 सरकारी बैंकों ने बीते 3 वर्ष में 2,72,558 करोड़ रुपए बांट तो दिए, पर वसूली की सिर्फ 29,343 करोड़ रुपए की, यानी महज 10%। यानी बैंकों में जनता की जो रकम है, अपनी रकम को लेकर ही बैंकों पर उनका भरोसा जाग नहीं रहा कि उनका रुपया बैंक में सुरक्षित भी है या नहीं, या फिर सरकार अगर दिल खोल कर लूटे गए रुपए को बट्टे खाते में लगातार डाल रही है, तो फिर देश की इकोनॉमी जिस रास्ते पर है उसमें क्या महज जीडीपी ग्रोथ यानी विकास दर देखी जाए, या बैंकिंग प्रणाली से जनता का भरोसा डिग रहा है इसे समझा जाए, या जनता के पैसे से रईसों को रुपए बांटने का विकास का खेल जो चल रहा है उसे परखा जाए। ये दोनों सवाल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि देश के टॉप मोस्ट 10 बैंकों का हाल क्या है, किसने कितना रुपया दे दिया, कितनी वसूली की। और रिजर्व बैंक के ही मुताबिक 2014 से दिसंबर 2017 तक यानी इन 3 वर्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने 1,02,587 करोड़ रुपए दिए, पर वसूले सिर्फ 10,396 करोड़। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक PNB है, जिसने 27,814 करोड़ रुपए बांटे और वसूले सिर्फ 6,270 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया ने 17,680 करोड़ रुपए बांटे, पर वसूली सिर्फ 1,099 करोड़ रुपए की। IDBI ने 16,568 करोड़ रुपए बांटे और वसूली सिर्फ
479 करोड़ रुपए की तो कैनरा बैंक ने 13,971 करोड़ रुपए बांटे और वसूली की 3,348 करोड़ रुपए की। कॉरपोरेशन बैंक ने 10,790 करोड़ रुपए बांटे और वसूले सिर्फ 562 करोड़ रुपए। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,571 करोड़ रुपए बांटे और वसूले सिर्फ 915 करोड़। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 10,470 करोड़ रुपए बांटे, वसूले सिर्फ 10 करोड़ रुपए। और सबसे खास तो यूको बैंक है, जिसने 6,087 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए और वसूली अधीन्नी भी नहीं कर पाई, यानी वो जीरो वसूली। ऐसे में अगला सवाल यही कि सरकार अगर बैंकिंग सर्विस को ठीक करने के लिए कर्जदारों के कर्ज माफ कर तमाम रकम पट्टे खाते में डाल रही है, तो फिर इकोनॉमी में जनता की भागीदारी है क्या? और रईसों पर कोई रोक टोक नहीं तो आसमान होते हालात पर रोक कैसे लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या देश का सोशल इंडेक्स उसी पूंजी पर जा टिका है जिसे एक तबका बैंक से कर्ज लेकर दुनिया के बाजार में सबसे रईस कंज्यूमर बन जाता है और जीडीपी ग्रोथ का बेस 1% भारतीयों की इकोनॉमी हो जाती है, जिसने देश की समूची अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हर खबर की लेंगे खबर, मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे।